हेलो दोस्तों, मैं माही उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एक और असाइनमेंट लेके आए हैं, जो कि आपके थर्ड पेपर से है। और थर्ड पेपर जिसका नाम है पाठ्यचर्या में भाषा। और दोस्तों, इसकी थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट का टॉपिक है भाषा कौशल। हमारे जो कौशल होते हैं वो 4 होते हैं। शुभोपली से हम जानते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसमें कि हम भाषा कौशल को लेके आए हैं, लैंग्वेज स्किल को। तो दोस्तों, आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बालक के अंदर भाषा सीखने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। बच्चों को जो भाषा है वो कोई सिखाई नहीं जाती है, बच्चों की स्वाभाविक होती है। जिस तरीके से उनके माँ बाप बोलते हैं, घर में अन्य सदस्य जो भाषा बोलते हैं, बच्चा धीरे धीरे अनुकरण करके वही भाषा बोलना सीख जाता है। और उसी से बच्चे का मानसिक विकास भी होता है। सबसे पहले जैसे बोलते हैं सुनना, पहले बच्चा सुनता है कि क्या बोल रहा, फिर बोलने लगता है धीरे धीरे, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। इस तरीके से बच्चों का क्रम चलता है, भाषा कौशल का क्रम चलता है। शिक्षक को भी मानसिक विकास के इस तरह अनुकूल भाषा ज्ञान के स्तर का क्रम भी रखना चाहिए। भाषा शिक्षण के 2 मनोवैज्ञानिक आधार हैं, एक तो भौतिक और दूसरा मानसिक। भौतिक आधार में हम क्या करते हैं कि श्रोता और वक्ता के कान, मुख, आंखें और हाथ आते हैं। और मुख के अंतर्गत मुख और नासिका के वे सब अंग आते हैं जो शुद्ध उच्चारण करने में शुद्ध उच्चारण करने में सहायता प्रदान करते हैं। भाषा के मानसिक आधार में वह मानसिक प्रक्रिया सम्मिलित है जिसके द्वारा हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। अर्थ के बिना अर्थ के भाषा अस्तित्वहीन है, अतः भाषा के प्रमुख अंग होने चाहिए। भाषा के हम अंग जानते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों होता है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल मतलब सुनने का कौशल। वाचन कौशल जो हम बोलते हैं, हमारी वाचन कौशल, हम कितने अच्छे वक्ता हैं, हम कैसे बोलते हैं, ये हमारा वाचन कौशल होता है। उसके बाद हमारा पठन कौशल और उसके बाद लेखन कौशल। ये हमारे भाषा के 4 कौशल होते हैं। अब जानते हैं हम श्रवण कौशल का विकास कैसे होता है। श्रवण कौशल, श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुनना। ध्यान सुनना भी दोस्तों एक ऐसे नहीं है कि अभी मैं कुछ कह रही हूँ, आप सुन लिया और फिर भूल गए। सुनना होता है कि आप उसे ध्यान पूर्वक सुने और वो आपके अध्ययन में रहे और आपको याद रहे। श्रवण को केवल ध्वनियों को सुनने तक ही सीमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण किसी कथन को सुनना मात्र नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत किसी बात को ध्यान पूर्वक सुनना या सुनी हुई बात का चिंतन और मनन करना होता है। उस बात का मतलब समझना होता है। श्रवण का अंग्रेजी में अर्थ होता है लिसनिंग। वैसे ही अंग्रेजी में हियरिंग या सुनने का अर्थ किसी भी ध्वनि का कानों तक पहुंचना है। कोई भी ध्वनि हो, अंग्रेजी में जो श्रवण है उसका अर्थ होता है हियरिंग, मतलब कोई भी ध्वनि है वो आपके केवल कानों तक पहुंच रही है, वही श्रवण के अंतर्गत आए। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में श्रवण का मतलब होता है कि कोई भी शब्द जो हमारे कानों तक आ रहा है, हम उसका अर्थ समझ पा रहे हैं। अब जानते हैं श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। श्रवण कौशल के द्वारा छात्रों में निम्नलिखित योग्यताओं को विकसित किया जाता है। सबसे पहले श्रुत सामग्री का अर्थ समझने की योग्यता विकसित करना, श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, मनोयोग पूर्वक सुनने में समर्थ बनाना, छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, भावानुभूति करने में सक्षम बनाना। इस प्रकार से ये उसके अन्य उद्देश्य हैं। अब जानते हैं श्रवण कौशल के तत्व। श्रवण कौशल के तत्व क्या क्या होने चाहिए। सुनाते समय वार्तालाप नहीं करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आपको बात सुना रही हूँ कुछ भी और बीच में किसी और से बातें करने लग जाऊं, तो हमारी सेंस बदल जाता है। सुनने में शीघ्रता नहीं होनी चाहिए। जो सुनने में ये कहें कि जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी सुन लिया, कि जैसे अब मान लीजिए अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपने स्पीड तेज कर दी तो आप उसका अर्थ समझ नहीं पाएंगे, केवल आपने सुना लेकिन समझा नहीं। इसलिए शीघ्रता नहीं करनी चाहिए उसे। फिर पहले आप इसे देखें, सुने, अच्छे से सुनेंगे तो ये आपके दिमाग में केंद्रित हो जाएगी। ध्यान केंद्रित करके सुनना चाहिए, ध्यान को केंद्रित करके सुनना चाहिए। श्रोता के बैठने की सही स्थिति, श्रोता को वक्ता की ओर मुख करके उसके सामने बैठना चाहिए, जिससे श्रोता वक्ता के मुख व मुखाकृति को देखता रहे। श्रोता को वक्ता के पास या उसकी मेज की परिधि में ही बैठना चाहिए। श्रवण कौशल यही है, सुनने के साथ उसका अर्थ ग्रहण करता जाए। श्रोता में सुनी हुई सामग्री का अर्थ समझने की योग्यता हो।
सुनते समय हाँ, हूँ या स्पष्ट समझने के लिए प्रश्न, आवृत्ति आदि करना चाहिए और शंका हो तो समाधान आदि भी करना चाहिए। यही हमारे श्रवण कौशल के अंतर्गत तत्व होते हैं। श्रवण कौशल में अब जानते हैं ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो होती है बालक की श्रवण में रुचि होनी चाहिए कि हमें ध्यान रखना चाहिए जो बच्चा सुन रहा है उसकी रुचि है कि नहीं। बच्चा में धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए। बालक में भाव प्रकट करने की भी क्षमता होनी चाहिए। बालक की श्रवणेंद्रियां ठीक होनी चाहिए। शिक्षक का उच्चारण सही होना चाहिए। आदर्श वाचन करने के बाद शिक्षक को बालकों से प्रश्न भी पूछने चाहिए। अब जानते हैं श्रवण कौशल का महत्व क्या है। आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले भाषा सीखने की जो प्रथम सीढ़ी होती है वो जानते हैं हम। बच्चा बोलने से पहले सुनना शुरू करता है। जब छोटा बच्चा होता है तो जो बेबी होता है हम पहले वो हमारी बातों को सुनता है, ध्यान से सुनता है और धीरे धीरे वो उन बातों को सुनकर बोलना सीख जाता है। दोस्तों जैसे मानिए कि अगर हम बच्चे के पास हिंदी बोलते हैं तो बच्चा हिंदी में बातें करना, फिर वो जब वो बोलता है तो वो हिंदी में ही बोलता है। अगर वो इंग्लिश, आप उसके आसपास का जो माहौल है वो इंग्लिश का है, जो इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो बच्चा पहले इंग्लिश बोलता है, तो जो सुनता है वो वही बोलना शुरू करता है। वाचन कौशल व लेखन कौशल का विकास। वाचन कौशल के लिए अध्यापक स्वयं आदर्श वाचन प्रस्तुत करता है। यदि छात्र ध्यान पूर्वक नहीं सुनते तो शुद्ध और उचित उच्चारण करने में कठिनाई होती है। प्रेरित करने के लिए श्रवण कौशल के आधार से छात्र रचनात्मक कार्य करना शुरू करता है। अध्यापक मौखिक भाषा के प्रयोग से रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करता है। अध्यापक उत्साह बढ़ाता है, कुछ नए विचार देता है, स्वयं या दूसरों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसके बाद आता है ज्ञानार्जन के लिए, उसके बाद सौंदर्यात्मक अनुभूति के लिए। उसके बाद जानते हैं श्रवण कौशल की जांच। श्रवण कौशल की हम जांच कैसे करें कि जो हमारे सामने जो बच्चा है वो सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है, हमें हमारी बातों को। सबसे पहले तो बच्चों का ध्यान जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अगर हमें ये जानना चाहिए बच्चे का ध्यान हमारी ओर है या नहीं, तो हमें इसके लिए उससे प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे को कोई कहानी सुना रहे हैं, तो अगर आप कहानी सुना रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे का ध्यान हमारी कहानी पर है या नहीं। बीच बीच में उससे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते रहें, जिससे कि उससे पता चल जाएगा कि वो उसका ध्यान हमारी तरफ है कि नहीं। अनुवाचन कराकर उसी ध्वनि और उसी लय में बोलने को कहें कि जैसे मैंने मान लीजिए कोई कविता सुनाई और मैं कहूँ कि आप इसको इसी भाषा में सुनाइए। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की ध्वनियों के माध्यम से पहचान कराना। फिर जानते हैं श्रवण कौशल की शक्तियां। शिक्षण के संदर्भ में श्रवण कौशल के अंतर्गत 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। सबसे पहली शक्ति होती है अंतर्बोध शक्ति। भाषा को 2 एकांकी ध्वनियों तथा 2 ध्वनि संयोजनों को सुनाकर उनके बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझना अंतर्बोध शक्ति के अंतर्गत आता है। ध्वनि युग्म क फ आदि, शब्द युग्म अनिल अनल ये भेद करना। धारण शक्ति, जिस ध्वनि युग्मों तथा शब्द युग्मों के बीच अंतर हम समझ चुके हैं उस अंतर को स्थिर रखना धारणा शक्ति के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है आपका बोधन शक्ति। ध्वनि युग से निर्मित शब्दों जैसे ब, उ, र, आ, इसे मिला दिया हमने बूरा के अर्थ को ग्रहण करते हुए समझना बोधन शक्ति के अंतर्गत आता है। उसके बाद चलते हैं हम श्रवण कौशल शिक्षण की विधियां या रणनीतियां कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि जो होती है यह प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक को पढ़ाई की सामग्री पर कक्षा में प्रश्न पूछने चाहिए। कक्षा में प्रश्न पूछने से यह पता चल जाता है कि छात्र सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद आता है सस्वर वाचन। शिक्षक द्वारा किए गए सस्वर वाचन, शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन से छात्र शुद्ध उच्चारण, गति, विराम चिन्ह आदि का वाचन करना, इससे पता चलता है कि सस्वर वाचन है। सस्वर वाचन का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी टॉपिक है, मान लीजिए कोई श्लोक है या कोई कविता है या कहानी है या कुछ भी है, हम उसका शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। जहाँ विराम है वहां रुक रहे हैं,
जहाँ कॉमा है उस तरीके से रुक रहे हैं, जो हम विराम चिन्हों का भी सही प्रयोग कर रहे हैं, तो वो उससे हमें बच्चों को स्वर वाचन से बच्चों को श्रवण कौशल का विकास होता है। उसके बाद आता है हमारा भाषण। भाषण में के द्वारा क्या होता है, बच्चों में मौखिक विकास किया जाता है, परंतु इसके द्वारा श्रवण कौशल का भी विकास हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए भाषण देते हैं शिक्षक, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त है या कोई भी है, तो वहां पे शिक्षक भाषण दे रहे हैं या बच्चे कुछ सुना रहे हैं, तो जो और कुछ बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, तो इससे भी श्रवण कौशल का विकास होता है। कहानी कहना तथा सुनना। कहानी कहने से और सुनने से, दोनों से ही हमारा श्रवण कौशल का विकास होता है। अब जैसे हम कहानी कह रहे हैं तो बच्चे सुन रहे हैं, उनका श्रवण कौशल हुआ। उसके बाद बच्चे एक एक करके बच्चा सुनाएंगे तो और अदर बच्चे सुन रहे हैं तो उनसे उनका विकास हो रहा है। उसके बाद आता है श्रुत लेख। श्रुत लेखन में शिक्षक किसी गद्यांश आदि को बोलता जाता है और बच्चा उसे लिखता चलता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनता है और संपूर्ण सामग्री को शुद्ध लिख लेता है, उसका कोई अंग भी शेष नहीं छूटेगा। तो इसे जो छात्र ध्यानपूर्वक नहीं सुनेगा उसके बीच बीच में कुछ शब्द या वाक्यांश छूट जाएंगे। इस प्रकार बच्चों में श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा वाद विवाद। वाद विवाद में भी छात्रों को हर बात ध्यानपूर्वक सुननी होती है, क्योंकि बिना सुने दूसरे पक्ष की बातों का उत्तर नहीं दे सकते और ना ही अपना कोई तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद आता है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग। इसमें हम अपना टेप रिकॉर्डर, रेडियो, दूरदर्शन, वीडियो आदि, इन सब के द्वारा भी हम बच्चों में श्रवण कौशल का विकास करते हैं। उसके बाद आते हैं श्रवण कौशल के विकास में बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं। हमने ये जान लिया कि उनका विकास क्या करना है। अब बाधक क्यों आती है और कब आती है ये जानते हैं। मौखिक कार्य का अभाव। क्या होता है कि मौखिक कार्य का अपना ही अलग महत्व होता है, परंतु प्राय ऐसा देखा जाता है कि अध्यापक कक्षा में मौखिक कार्यों के अभ्यास पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे बच्चों में श्रवण कौशल का विकास तीव्रता से नहीं हो पाता है। कक्षा में संतुलित अनुशासन का अभाव। इस कौशल के विकास हेतु कक्षा में अनुशासन होना नितांत आवश्यक है, परंतु कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अध्यापक या तो बहुत कठोर अनुशासन रखने वाला या फिर बहुत ढीला अनुशासन रखने वाला होता है। अतः कक्षा में संतुलित अनुशासन होना चाहिए। उसके बाद आते हैं विषय वस्तु की क्लिष्टता। किसी भाषा में श्रवण कौशल की दक्षता उस समय प्रस्तुत की गई विषय वस्तु की कठिनाई के स्तर पर निर्भर करती है। उसके बाद आता है कक्षा में शांत वातावरण का अभाव। उसके बाद एक साथ दो कार्यों का संपादन करना। प्राय देखा जाता है उच्च कक्षाओं में व्याख्यान विधि के अनुकरण के फलस्वरूप पर निम्न छात्राओं को अनुमति दे देते हैं कि इससे बहुत हानि होती है। इस प्रकार छात्रों ना तो बड़ी प्रकार से। उसके बाद जानते हैं श्रवण कौशल के विकास में बाधक तत्वों को दूर करने के उपाय। श्रवण कौशल के विकास में बाधक तत्वों को दूर करने के उपाय। सबसे पहले हमें मौखिक कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिए। उसके बाद आता है कक्षा में स्वस्थ नियंत्रण रखना चाहिए। स्वस्थ नियंत्रण मतलब कि श्रवण कौशल के विकास कक्षा पर स्वस्थ और संतुलित नियंत्रण द्वारा ही संभव है। अतः एक छात्र अध्यापक को स्वतंत्र नियंत्रण रखना चाहिए। उसके बाद आता है क्लिष्ट विषय वस्तु को रोचक बनाना। हमें शिक्षक को श्रवण कौशल पर ही के साथ ही अन्य कौशलों के विकास पर जोर देना चाहिए। अब लास्ट में अंतिम आते हैं हम निष्कर्ष पे। इस विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि श्रवण अभिव्यक्ति एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा मनुष्य दैनिक कार्य व्यवहार सुचारू रूप से चलाता है। मनुष्य को ज्ञानार्जन में सहायता मिलती है, विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों की जानकारी में सहायता मिलती है, भाषा शिक्षण में सहज स्वाभाविक योगदान मिलता है और मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास की ओर अग्रसर होता है। इससे कुशलता प्राप्त करके मनुष्य इससे व्यावसायिक लाभ भी उठा सकता है। अतः श्रवण अभिव्यक्ति विविधतापूर्वक जीवन की विधि है। दोस्तों, ये था आज का हमारा असाइनमेंट। अगर आपको किसी भी असाइनमेंट में या किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कोई अदर टॉपिक पे असाइनमेंट चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि वो भी असाइनमेंट बना सकें। ये आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए असाइनमेंट है। और दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत भी लगती है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपको अच्छा लगे तब भी, बुरा लगे तब भी आप कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।